Chapters 13 The Bamboo Forest Under the Moon, A Bead of Snow. 14 In the Mountain Crevice Hides a Profound Theory. 15 History is written by the victorious. 16 Taking as much as possible that one can take. Chapter Start. Chapter 13 चांदनी रात में बांस का जंगल और बर्फ का एक मोती। आज से लगभग 300 साल पहले गु यू क्लैन में एक जबरदस्त जीनियस पैदा हुआ था। वो बहुत ही काबिल था और कम उम्र में हाई रैंक 5 गु मास्टर की कल्टीवेशन तक पहुंच गया था और उसमें आगे बढ़ने की भी पूरी संभावना थी। वो पूरे किंग माउ माउंटेन में मशहूर था। उसका फ्यूचर एकदम ब्राइट था और क्लैन की नज़रों में वही उम्मीद और जिम्मेदारी का सबसे बड़ा प्रतीक था। गु यू क्लैन के इतिहास में सबसे ज्यादा उसी की बातें होती थी चौथे क्लैन हेड की। बदकिस्मती से उसने अपने लोगों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया और अपने ही जितने ताकतवर रैंक 5 गु मास्टर डेमोनिक फ्लावर वाइन मोंग से लड़ा। भले ही एक घमासान युद्ध के बाद उसने फ्लावर वाइन मोंग को हार दिया था, उसने उस शैतान को घुटनों पर झुककर माफी मांगने का मौका दिया। आखिर में वो लापरवाह हो गया और फ्लावर वाइन मोंग के धोखे से किए हमले का शिकार हो गया। चौथे हेड ने गुस्से में फ्लावर वाइन मोंग को मार तो डाला, लेकिन अपने खुद के गहरे जख्मों की वजह से उसकी भी वक्त से पहले मौत हो गई। ये दुखद घटना आज तक फैली हुई है और गु यू क्लैन के बीच एक लोकप्रिय कहानी बन गई है। लेकिन फैंग युआन जानता था कि इस कहानी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा झोल था। उसके पिछले जन्म में अब से एक महीने बाद एक शराबी गु मास्टर जिसे उसकी प्रेमिका ने ठुकरा दिया था, गांव के बाहर नशे में धूत पड़ा था जैसे कोई मछली हो। आखिर में शराब की तेज महक के कारण उसने एक लिकर वर्म को अट्रैक्ट कर लिया। वो गु मास्टर इस लिकर वर्म के पीछे भागा और एक गुप्त जमींदोज गुफा में फ्लावर वाइन मोंग के अवशेष ढूंढ निकले, साथ हाई फ्लावर वाइन मोंग की विरासत भी मिल गई। वो गु मास्टर जल्दी से क्लैन में वापस लौटा और उन्हें इस मामले के बारे में बताया, जिससे एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। जब तूफान धीरे धीरे शांत हुआ तो उससे भी फायदा हुआ। यूएसईवाई लिकर वर्म मिल गया, उसकी कल्टीवेशन बढ़ गई। जिस लड़की ने उस छोड़ दिया था वो उसके पास वापस आ गई और वो कुछ समय के लिए गांव में चर्चा का विषय बन गया। जब कहानियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती हैं तो उनका बदल जाना नॉर्मल है। लेकिन फैंग युआन की यादों में असगु मास्टर के खजाने को ढूंढने की कहानी काफी असली लग रही थी। फिर भी उसे एक एहसास हो रहा था कि कहानी में कुछ और सच छुपे हुए हैं। पहले तो मुझे इसका अंदाजा नहीं था, लेकिन इन कुछ दिनों में जब मैं इधर उधर खोज और एनालिसिस कर रहा था, मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। रात गहरी हो चुकी थी और जैसे हाईफैंग युआन गांव के आसपास उगे बांस के जंगल में चला, उसने अपने दिमाग में अब तक मिले सभी सुरागों को रिव्यू किया। अगर मैं खुद को उसकी जगह रख कर सोचूं, तो जब मुझे फ्लावर वाइन मोंग का खजाना मिलता तो मैं सब कुछ खुद क्यों नहीं रख लेता, बल्कि क्लैन को जाकर सूचित क्यों करता। क्लैन के सम्मान की भावना को तो छोड़ हाइडू, हर किसी के दिल में लालच होता है। ऐसी क्या बात थी जिसने यूएस गु मास्टर को अपने दिल के लालच को धोखा देने पर मजबूर कर दिया, यहां तक कि वो सभी इंटरेस्ट और फायदे को छोड़ने के लिए तैयार हो गया और इस खोज की रिपोर्ट क्लैन के टॉप ब्रास को दे दी। सच हमेशा इतिहास के कोहरे में छिपा होता है। फैंग युआन ने अपना दिमाग बहुत खपाया, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार उसके पास जो सुराग थे वो बहुत कम थे। उसके पास जो दो सुराग थे वो आसानी से सच या झूठ हो सकते थे, इसलिए उन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता था। फैंग युआन खुद के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका। कुछ भी हो, इजहर बांस की शराब की बोतल खरीदने के बाद मेरे पास सिर्फ 2 प्राइमेवल स्टोन्स बचे हैं। अगर मुझे खजाना नहीं मिला तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। आज का दिन आखिरी दाव समझा जाएगा, या तो सब कुछ मिलेगा या कुछ नहीं। वैसे भी उसके पास पहले से हाई एक गु वर्म रिफाइन करने के लिए पर्याप्त प्राइमेवल स्टोन्स नहीं थे। तो क्यों न इसे इस शराब में इन्वेस्ट किया जाए और सफलता के चांसेस बढ़ाए जाए। अगर ये किसी और की बात होती तो उनमें से ज्यादातर लोग शायद सेफ खेलते और प्राइमेवल स्टोन्स बचा लेते। लेकिन फैंग युआन के मामले में ऐसा करने की एफिशिएंसी बहुत कम थी। वो रिस्क लेना और दाव खेलना पसंद करेगा। आप देखिए, डेमोनिक फैक्शन के लोगों को रिस्क लेना पसंद है। अभी रात और गहरी हो चुकी थी। वसंत का चांद एक कमान की तरह था। बादलों ने चांद की रोशनी को ढक लिया था, जैसे कि उन्होंने यूएस चांद पर एक पतली जाली डाल दी हो। क्योंकि अभी अभी 3 दिन और 3 रात तक लगातार बारिश खत्म हुई थी, पहाड़ों के बीच की गंदी हवा धूल कर साफ हो चुकी थी और पीछे छोड़ गई थी एकदम शुद्ध ताजगी। ये ताज़ी हवा एक सफेद कागज के टुकड़े की तरह साफ थी और शराब की खुशबू को फैलाने में ज्यादा असरदार थी। यही पहला कारण था कि फैंग युआन आज रात कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। पिछले 7 दिनों की खोज बेकार नहीं गई थी। कम से कम इसने ये साबित कर दिया था कि फ्लावर वाइन मोंग उन जगहों पर नहीं मारा था।
यह फैंग युआन के कॉन्फिडेंस का दूसरा कारण था। बांस के जंगल में घास घनी थी, सफेद फूल अनंत दी और हरे बांस के डंडे पेंसिल की तरह सीधे जंगल जड़े की छड़ों के गुच्छे जैसा लग रहा था। फैंग युआन ने बोतल का ढक्कन खोला और तुरंत एक गाढ़ी शराब की खुशबू फैल गई। ग्रीन बैम्बू वाइन को गुयू विलेज की नंबर 1 वाइन कहा जा सकता है। यह फैंग युआन के आज रात के कॉन्फिडेंस का तीसरा कारण था। इन 3 बड़े कारणों के एक साथ मिलने से अगर मुझे सफल होना है तो वो आज रात ही होना चाहिए। फैंग युआन ने अपने दिल में जोश भरते हुए धीरे से शराब की बोतल झुकाई, शराब की एक पतली धार एक पत्थर पर टपकाई। अगर अन शिकारियों के गुरु ने यह नजारा देखा होता तो उनका दिल ही टूट जाता। आखिरकार इस शराब की कीमत पूरे 2 प्राइमेवल स्टोन्स थी, लेकिन फैंग युआन को कोई फर्क नहीं पड़ा। महक जल्दी से रात में फैल गई। हवा हल्की थी, धीमी खुशबू इधर उधर तैर रही थी और बांस के जंगल को महका रही थी। फैंग युआन अपनी जगह पर खड़ा खुशबू को सूंघ रहा था। उसने थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन उस कोई हरकत नहीं दिखी। यूज बस पास में एक बुलबुल के रोने की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज घंटियों की लड़ी जैसी थी। उसकी निगाहें शांत थी। यूज कोई हैरानी नहीं हुई और वो वहां से हट गया, कुछ 100 मीटर दूर एक जगह पर चला गया। इस जगह पर उसने वही किया, शराब की कुछ बूंदें गिराई और वहीं इंतजार किया। उसने यही काम बार बार किया, कुछ अलग अलग जगहों पर जाकर शराब की कुछ बूंदें टपकाई। इन सब के बाद बोतल में बस थोड़ी सी ग्रीन बैम्बू वाइन बची थी। ये आखिरी बार है, फैंग युआन ने आह भरी। उसने शराब की बोतल को उल्टा कर दिया, उसका निचला हिस्सा आसमान की तरफ। बोतल में बची सारी शराब बाहर निकल गई। शराब घास पर छिड़क गई, जिससे हरी घास लहराने लगी। जंगली फूल शराब से भीग गए, अपने सर थोड़ा झुका लिए। फैंग युआन अपने सीने में उम्मीद की आखिरी किरण लिए खड़ा था और आसपास देखने लगा। ए फ्लैट तक रात बहुत गहरी हो चुकी थी। एक घने बादल ने चांद की रोशनी को ढक लिया था। काले साए एक पर्दे की तरह थे, बांस के जंगल को ढक रहे थे। चारों तरफ मौत जैसी शांति थी। हर हरे बांस का डंडा अकेला खड़ा था, फैंग युआन की ईद में सीधी ऊपर नीचे की लकीरें छोड़ रहा था। वो शांति से उस जगह खड़ा रहा, अपनी साफ सांसों को सुनता रहा। फिर उसने महसूस किया कि उसके सीने में जो छोटी सी उम्मीद थी वो धीरे धीरे गायब हो रही है, कुछ भी नहीं बचा। आखिरकार फैल हो ही गया। उसका दिल बड़बड़ाया, आज मेरे पास 3 बड़े एडवांटेजेस एक साथ थे, फिर भी मैं फेल हो गया। लिकरवर्म का साया तक नहीं दिखा। इसका मतलब है कि फ्यूचर में सक्सेस रेट और भी कम होगा। ए फ्लैट मेरे पास सिर्फ 2 प्राइमेवल स्टोन्स बचे हैं और मुझे अभी भी मूनलाइट गू को रिफाइन करना है। मैं और रिस्क नहीं ले सकता। रिस्क लेने का अंजाम अक्सर आशा के अनुसार नहीं होता, लेकिन जब रिजल्ट आदर्श होता है तो मुनाफा शानदार होता है। फैंग युआन को रिस्क लेना पसंद था, लेकिन वो जुए का आदी नहीं था और वो ऐसा इंसान नहीं था जो हारा हुआ पैसा वापस पाने के लिए जुआ खेले। उसकी अपनी सीमा थी, वो अपनी काबिलियत के बारे में साफ था। अभी 500 साल का जीवन अनुभव उस बता रहा था, रुकने का समय आ गया है। कभी कभी जिंदगी ऐसी ही होती है। अक्सर ऐसा होता है कि एक लक्ष्य होता है जो इतना परफेक्ट लगता है, लालच से भरा होता है। वो इतना पास लगता है, लेकिन इतने सारे मोड़ और घुमाव के साथ लक्ष्य हमेशा अधूरा रह जाता है। ये लोगों को बेचैन कर देता है, रात दिन उसके बारे में सोचते रहते हैं। ये जिंदगी की मजबूरी है, लेकिन यही जीने का चर्म भी है। फैंग युआन कड़वाहट से हंसा, मुड़कर जाने लगा। ये उसी पाल की बात है। हवा का एक झोंका आया, जैसे एक कोमल हाथ हो, रात के आसमान में बादलों को हल्के से हटा दिया। बादल तैरकर दूर चले गए और छुपे हुए चांद को सामने ले आए। आसमान में लटका हुआ कमान जैसा चांद एक सफेद जड़े के दीपक की तरह था। चांदनी जो पानी की तरह साफ थी धरती पर उंडेल रहा था। चांदनी बांस के जंगल पर बिखरी, पहाड़ की चट्टान पर बिखरी, पहाड़ की नदियों और नालों पर नहा रही थी, फैंग युआन के शरीर पर पद रही थी। फैंग युआन ने सादे कपड़े पहने हुए थे। चांदनी के कोमल स्पर्श के नीचे उसका जवान चेहरा और गोरा हो गया। अंधेरा एक पाल में गायब होता हुआ लगा और उसकी जगह बर्फ के ठंडे फूलों का एक खेत आ गया। जैसे कि वो चांदनी से प्रभावित हो गई हो, बुलबुल ने फिर से गाना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार सिर्फ एक नहीं बल्कि कई थी। बांस के जंगल में बिखरी हुई वो सभी जवाब में चहचहा रही थी। उसी समय एक प्रकार का कीड़ा जो बड़े पहाड़ों में रहता है, ड्रैगन पिल क्रिकेट्स जो चांदनी के नीचे एक्टिव होते हैं, ने जीवन का एक सरसराहट भरा गीत गाना शुरू कर दिया। वो ऐसे जीव जो सिर्फ रात में बाहर आते थे। उनके शरीर से हल्की लाल रोशनी निकलती थी। इस पाल वो झुंड में बाहर कूद पड़े। उनके हर शरीर में लाल अकीक की चमक थी। पहली नजर में
फैंग युआन ने सोचा कि ये ड्रैगनपिल क्रिकेट्स लाल पानी के उछलते हुए झरने जैसे थे, हरी घास और जंगली फूलों पर गिर रहे थे, चांदनी के नीचे बांस के जंगल में नाच रहे थे। बांस का जंगल एक जागरूक तालाब जैसा था, चांदनी के नीचे हरे बांस के डंडों के जड़े रंग रोशनी और चिकने जड़े की चमक में चमक रहे थे। वसंत में घने पेड़ों और चमकते फूलों का मनमोहक दृश्य, प्रकृति माता इस पल फैंग युआन को अपनी अपार सुंदरता दिखा रही थी। फैंग युआन अनजाने में अपने कदमों पर रुक गया, महसूस कर रहा था जैसे वो स्वर्गलोक में हो। वो पहले ही जाने वाला था, लेकिन इस पाल उसने अनजाने में आसपास देखा। जंगली फूलों और घास का गुच्छा जिस पर उसने शराब की आखिरी बूंदें डाली थी, हवा में हल्के से कांपा, खाली ही रहा। फैंग युआन खुद पर हंसा और अपनी निगाहें वापस ले ली। लेकिन अचानक मुड़ने की प्रक्रिया में उसने बर्फ का एक सफेद बिंदु देखा। ये बर्फ का मोती कुछ ही दूरी पर एक बांस के डंडे से चिपका हुआ था। चांदनी के नीचे ये एक लटके हुए गोल मोती जैसा था। फैंग युआन की दोनों ईंट जोर से फैल गई, उसका शरीर हल्का सा कांपा। उसका दिल नीचे गिरा और हर सेकंड तेजी से धड़कने लगा। वो लिकरवर्म था। चैप्टर 14, पहाड़ की दरार में छिपा एक गहरा राज। लिकरवर्म का आकार रेशम के कीड़े जैसा था, उसका पूरा शरीर मोती जैसी सफेद रोशनी दे रहा था। वो थोड़ा मोटा सा था और दिखने में बहुत क्यूट था। लिकरवर्म शराब पीता था और उठ सकता था। जब वो उड़ता था तो वो एक गोला बन जाता था और उसकी स्पीड बहुत तेज थी। भले ही वो सिर्फ एक रैंक 1 गू था, लेकिन उसकी कीमत कुछ रैंक 2 गू से भी ज्यादा थी। उस अपना विटल गू बनाना मूनलाइट गू से कहीं ज्यादा फायदेमंद था। अभी लिकरवर्म फैंग युआन से सिर्फ 50 to 60 कदम दूर एक बांस के डंडे से चिपका हुआ था। उसने अपनी सांस रोक ली, जल्दबाजी में पास नहीं गया, बल्कि धीरे धीरे पीछे की तरफ चलने लगा। वो जानता था कि उसकी दूरी बहुत कम है, लेकिन एक लिकरवर्म को सीधे पकड़ना उसके जैसे एक गू मास्टर के लिए, जिसने अभी अभी अपना प्राइमेवल एपर्चर खोला हो, एक बेहद मुश्किल काम था। आप कह सकते हैं, सफलता की कोई उम्मीद है नहीं थी। फैंग युआन लिकरवर्म को साफ साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन अंधेरे में वो महसूस कर सकता था कि लिकरवर्म उसकी तरफ सतर्क है। वो धीरे धीरे हल्के से पीछे हटा, लिकरवर्म को परेशान न करने की पूरी कोशिश करते हुए। वो जानता था कि अगर लिकरवर्म उठ गया तो वो अपनी स्पीड से कभी उस पकड़ नहीं पाएगा। उस इंतजार करना होगा जब तक लिकरवर्म पीकर तल्ली ना हो जाए, और फिर जब उसकी उड़ने की स्पीड धीमी हो जाएगी तब उस पकड़ने का चांस मिलेगा। फैंग युआन को पीछे हटते देख बांस के डंडे पर रेंगता हुआ लिकरवर्म हिला। उसके सामने शराब की तेज खुशबू इतनी लुभावनी थी, इतनी आकर्षक थी कि वो कीड़ा एक सपने में खो गया। अगर उसके मुंह में लार होती तो उसके आसपास कब का लार का तालाब बन गया होता। लेकिन लिकरवर्म बेहद चौकन्ना और सतर्क था। जब फैंग 200 युआन कदम पीछे हट गया तभी वो थोड़ा सिकुड़ा और हवा में उछाल पड़ा। जब वो हवा में ऊपर उड़ रहा था, उसका शरीर एक गोला बन गया, एक छोटा और सफेद चावल का लड्डू जैसा दिख रहा था। वो छोटा सा लड्डू हवा में एक गोल आंख में घुमा और यूएस घास पर उतरा जहां पहले ग्रीन बैम्बू वाइन छिड़की गई थी। अपनी रिंग के सामने लजीज खाना देखकर लिकरवर्म ने अपनी सतर्कता छोड़ दी। वो बेसब्री से एक फूल की कली पर चढ़ गया जिसमें थोड़ी शराब भरी हुई थी और अपना छोटा सा सर अंदर डाल दिया, बाहर सिर्फ एक मोटी सी पूंछ छोड़ दी। लिकरवर्म भूखा था और ग्रीन बैम्बू वाइन बहुत हाई स्वादिष्ट थी। उसने अपना मुंह चौड़ा करके सांस अंदर खींची, बहुत जल्दी अपने खाने के स्वाद में खो गया, फैंग युआन को पूरी तरह भूल गया। इसी वक्त फैंग युआन सावधानी से पास आने लगा। वो फूल की कली के बाहर लिकरवर्म की पूंछ देख सकता था। ये पूंछ बिल्कुल रेशम के कीड़े की पूंछ जैसी थी, मोती और गोल। इससे निकलने वाली रोशनी लोगों को एक मोती की याद दिलाती थी। पहले तो लिकरवर्म की पूंछ बाहर लटकी हुई थी, हिले बिना। फिर थोड़ी देर बाद ये पूंछ ऊपर की तरफ मुड़ने लगी, ये दिखाते हुए कि वो बहुत खुशी से पी रहा है। आखिर में जब फैंग युआन सिर्फ 10 कदम दूर था, उसकी पूंछ एक खुशहाल लय में झूमने और हिलने लगी। वो पूरी तरह से तल्ली हो चुका था। ये देखकर फैंग युआन को हंसी आने ही वाली थी। वो आगे नहीं बढ़ा, बल्कि सब्र से इंतजार किया। अगर वो अभी दौड़ता तो लिकरवर्म को पकड़ने का बहुत बड़ा चांस था, लेकिन फैंग युआन का इरादा इस लिकरवर्म को फ्लावर वाइन मून के अवशेषों तक ले जाने का था। एक पाल में लिकरवर्म फूल की कली से बाहर निकला। उसका शरीर और मोटा हो गया था और उसका सर इधर उधर हिल रहा था, एक शराबी आदमी जैसा। अचानक यूज फैंग युआन की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। वो एक और चमकीले पीले फूल पर चढ़ गया और उसके स्टेमन पर बैठ गया, वहां शराब की बूंदों को मजे से पीने लगा। इस बार पीने के बाद आखिरकार उसका पेट भर गया। उसका शरीर धीरे धीरे एक गोल गोला बन गया और धीरे धीरे ऊपर उड़ने लगा।
जब वो जमीन से 1.5 मीटर ऊपर था, वो आराम से बांस के जंगल के गहरे हिस्से की तरफ उड़ने लगा। फैंग युआन जल्दी से उसके पीछे हो लिया। लिकरवर्म पहले से ही बहुत नशे में था, जिसकी वजह से वो अपनी आर्म स्पीड से आधी रफ्तार से उड़ रहा था। भले ही ऐसा था, फैंग युआन को फिर भी अपनी पूरी ताकत से दौड़ना पड़ा ताकि वो उसके साय का पीछा कर सके। रात उसकी नजरों से गुजर रही थी जब वो जवान लड़का बांस के जंगल में दौड़ रहा था, कुछ ही दूर आगे एक छोटे से बर्फ के मोती का पीछा करते हुए। चांदनी कोमल थी, हवा धीमी और स्थिर थी। अस बांस के जंगल में जो एक साफ तालाब जैसा था, हरे बांस के डंडे उसकी गिरी के सामने से गुजर रहे थे, तेजी से उसके पीछे छूट रहे थे। जमीन हरी घास का एक थी, जिसमें खिलते हुए जंगली फूल बिखरे पड़े थे। वहां काई लगे हुए छोटे पत्थर थे और बांस के पीले अंकुर भी थे। फैंग युआन का हल्का सा साया भी जमीन पर तेजी से आगे बढ़ रहा था, हर बांस के डंडे से जमीन पर पड़ने वाली काली लकीर जैसी परछाइयों से गुजरता हुआ। उसने अपनी नजर यूएस बर्फ के मोती पर टिकाए राखी, पहाड़ की ताजी हवा के बड़े बड़े घूंट लेते हुए, हवा में हल्की शराब की खुशबू के बीच अपने पैरों को आगे बढ़ने का आदेश दे रहा था। उसकी स्पीड के कारण चांदनी उसकी ऊँगलियों को पानी जैसी लग रही थी। रोशनी और परछाइयां बार बार बदल रही थी, जैसे वो समुद्री घास से भरे पानी में घोड़े पर दौड़ रहा हो। लिकरवर्म बांस के जंगल से बाहर निकला और फैंग युआन भी। बीच में पीले धब्बे वाले सफेद फूलों का एक समुंदर उसके पैरों से उठी हवा का सहारा लेकर अपनी पंखुड़ियां बिखरा रहा था। एक बहती हुई कविता जैसे ड्रैगनपिल क्रिकेट्स का एक झुंड अचानक सामने आ गया। जैसे हाई फैंग युआन वहां से गुजरा, एक सरसराहट की आवाज आई और उसके सामने एक लाल बादल फट गया। बादल से निकले लाल सितारों जैसे जुगनुओं का एक समुंदर फैल गया। कंकड़ों से बनी एक शांत पहाड़ी नदी, गुनगुनाती हुई पानी की सतह रात के आसमान में वसंत के चांद को रिफ्लेक्ट कर रही थी। कुछ छापकों के साथ फैंग युआन पार कर गया, हजारों चांदी के रंग की लहरें बनाता हुआ। ये अफसोस की बात थी कि ये नदी, इतने युगों के बाद, उसके सुंदर और कीमती पत्थरों को कुचलकर तोड़ दिया गया था। फैंग युआन गर्म जोश से पीछा कर रहा था, लिकरवर्म के पीछे मजबूती से लगा हुआ। नदी के ऊपर की तरफ जाते हुए वो पहले से ही एक झरने की आवाज सुन सकता था। जब वो एक पतले जंगल के पास से मुड़ा, उसने लिकरवर्म को एक बड़े पत्थर के बीच की दरार में उड़ते हुए देखा। फैंग युआन की एड़ी चमक उठी और वो अपने कदमों पर रुक गया। तो ये यहां है। वो भारी सांसें ले रहा था, उसका दिल उसके सीने से पागलों की तरह टकरा रहा था। इस एक बार रुकने पर उस महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर है। उसके तेज होते रक्त संचार के साथ गर्म हवा उसके पूरे शरीर में दौड़ रही है। आसपास देखने पर उसने पाया कि ये जगह एक उथला बेंचलैंड वन था। अलग अलग आकर के कंकड़ जमीन पर बिखरे हुए नदी की सतह छोटे पत्थरों को मुश्किल से ढक पा रही थी। वहां भौर रंग के बड़े पत्थर भी आजादी से बिखरे हुए थे। किंग माउ माउंटेन के पीछे एक बड़ा झरने था। झरने का बहाव मौसम के साथ बदलता रहता था। ये जमीन पर गिरता था, एक गहरा तालाब बनाता हुआ। गहरे तालाब के पास बाई क्लैन विलेज था, एक शक्तिशाली प्रभाव वाला क्लैन जो गुयू गांव के बराबर था। झरने कई छोटी शाखाओं में बंट गया था और ये साफ था कि फैंग युआन एक शाखा की कई शाखाओं में से एक का सामना कर रहा था। आमतौर पर यह बेंचलैंड सूखा रहता था, लेकिन हाल ही में 3 दिन और 3 रात तक हुई भारी बारिश के कारण यहां एक उथली नदी बन गई थी। बहती हुई नदी का स्रोत यूएस बड़े पत्थर से था जिसमें लिकरवर्म पहले घुसा था। वो पत्थर एक सीधी पहाड़ी दीवार से टिका हुआ था। मुख्य झरने से अलग हुई छोटी झरने चांदी के अजगरों की तरह थे जो पहाड़ी दीवार से नीचे बहते हुए इस बड़े पत्थर पर टकरा रहे थे। काफी समय के बाद इस बड़े पत्थर का बीच का हिस्सा घिस गया था और एक दरार बन गई थी। इस समय जब झरने नीचे बह रहा था, पानी की धारा हल्के से गरज रही थी। ये एक सफेद पर्दे की तरह थी, पत्थर में बने दरार को पूरी तरह से ढक रही थी। अपने आसपास का जायजा लेने के बाद फैंग युआन की सांसें अब बेचैन नहीं थी। उसकी ऊँग में एक दृढ़ निश्चय की चमक थी। वो पत्थर के पास गया और एक गहरी सांस ली और फिर वो सिर के बाल अंदर घुस गया। पत्थर की दरार काफी बड़ी थी और 2 बड़े इंसान आसानी से एक साथ चल सकते थे। फैंग युआन की तो क्या ही बात करें, जो सिर्फ एक 15 साल का लड़का था। जैसे ही वो अंदर घुसा, तेज धार ने फैंग युआन के शरीर पर दबाव डाला। साथ ही ठंडे पानी ने उस सर से पांव तक जल्दी से भिगो दिया। फैंग युआन पानी के दबाव से लड़ता हुआ तेजी से आगे बढ़ा। जब वो कुछ दर्जन कदम चला तो पानी का दबाव कम होने लगा, लेकिन दरार की जगह भी सिकुड़ने लगी और फैंग युआन सिर्फ तिरछा होकर चल सकता था। उसके कानों में पानी के शोर की आवाज भरी हुई थी। उसके सर के ऊपर एक सफेद चादर थी और पत्थर के गहरे हिस्से में एक काला अंधेरा था।
अंधेरे में क्या छिपा था? ये एक जहरीला सांप हो सकता था, लेकिन ये एक जहरीली छिपकली भी हो सकती थी। शायद ये फ्लावर वाइन मोंग द्वारा लगाया गया एक जाल था, या शायद ये खाली था। फैंग युआन सिर्फ तिरछा होकर आगे बढ़ सकता था, धीरे धीरे अंधेरे में सरकता हुआ। पानी अब उसके सर के ऊपर से नहीं बह रहा था, पत्थर की दीवारों पर काई लगी हुई थी, उसकी त्वचा से रगड़ खा रही थी, फिसलने जैसा महसूस हो रहा था। जल्द ही वो अंधेरे में समा गया, और पत्थर की दरार और भी टांग हो गई, उस चारों तरफ से दबा रही थी। धीरे धीरे उसका सर भी आजादी से नहीं घूम पा रहा था। फिर भी फैंग युआन ने अपने दांत पीस लिए और आगे बढ़ता रहा। और 20 कदम चलने के बाद उसने महसूस किया कि अंधेरे में एक लाल रंग की रोशनी है। पहले उसने सोचा कि ये एक भ्रम है, लेकिन जब उसने पलक झपका कर ध्यान लगाया तो यकीन हो गया कि ये सच में रोशनी है। इस एहसास ने उसमें नया जोश भर दिया। वो और 50 से 7 कदम चलता रहा, लाल रोशनी और भी चमकदार होती गई। उसकी ऊँग में रोशनी धीरे धीरे एक लंबी, सीधी और पतली दरार में फैल गई। उसने अपना बायां हाथ बढ़ाया, अचानक महसूस किया कि सामने की दीवार मुड़ गई है। तुरंत वो खुश हो गया, ये जानकर कि बड़े पत्थर के अंदर एक बैंड जगह है। कुछ और कदमों के बाद आखिरकार वो इस रोशनी की दरार में घुस गया। उसकी ऊँग के सामने लगभग 80 स्क्वायर मीटर चौड़ी एक जगह का नजारा था। मैं इतनी देर से चल रहा हूं, इस दूरी तक तो मैं कब का यूएस पत्थर को पार कर चुका होता, तो अभी मैं पहाड़ की चोटी के दिल में होना चाहिए। इस छिपी हुई जगह का जायजा लेते हुए उसने अपने हाथ और पैर हिलाए, अपने अंगों को फैलाया। पूरा कमरा हल्की लाल रोशनी से भरा था, लेकिन वो नहीं बता सकता था कि रोशनी कहां से आ रही है। पत्थर की दीवारें गीली थी और काई से ढकी हुई थी, लेकिन यहां की हवा बहुत सूखी थी। दीवारों पर कुछ मुरझाई हुई बेलें भी थी। बेलें एक दूसरे से उलझी हुई थी, आधी दीवार की सतह पर फैली हुई थी। बेलों पर कुछ मुरझाए हुए फूल भी उगे हुए थे। फैंग युआन ने इन फूलों और पत्तियों के अवशेषों को देखा, कुछ जाना पहचाना सा लगा। यह वाइन सैक फ्लावर गू हैं, और राइस पाउच ग्रास गू। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया और वो इन मुरझाए हुए तनों और बेलों को पहचान गया। गू कई आकारों और रूपों में आते थे। कुछ खनिज चट्टानों जैसे थे, जैसे मूनलाइट गू का नीला क्रिस्टल रूप। कुछ कीड़ों के रूप में आते थे, जैसे रेशम के कीड़े जैसा लिकरवर्म। फूल घास के प्रकार भी थे, बिल्कुल फैंग युआन के सामने वाइन सैक फ्लावर गू और राइस पाउच ग्रास गू की तरह। ये दोनों प्रकार के गू रैंक 1 नेचुरल गू थे। सिर्फ प्राइमिवल एसेंस डालने से हाई वो उग सकते थे। बड़े होने के बाद फूल के बीच में से फूलों का नेक्टर वाइन निकलता, और घास की ये थैली से सुगंधित चावल उगते। फैंग युआन ने अपनी नजर बेलों के साथ घुमाई, और वकाई में उसने एक कोने में एक गोलाकार गुच्छे में सूखी जड़ों का एक ढेर देखा। लिकरवर्म मुर्दा जड़ों के गुच्छे पर आराम कर रहा था, गहरी नींद में सोया हुआ था। वो पहले से ही पहुंच के अंदर था। फैंग युआन उसके पास गया और लिकरवर्म को अपनी गोद में ले लिया। फिर वो अपने घुटनों पर बैठा और मुर्दा बेलों को अलग किया, अंदर एक हड्डियों का ढेर मिला। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, फ्लावर वाइन मॉन्क। ये देखकर उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। जैसे ही वो अपना हाथ बढ़ाकर बची हुई बेलों को हटाने वाला था, अचानक छूने की कोशिश भी की। एक कातिलाना इरादे से भरी आवाज अचानक फैंग युआन के पीछे से गूंजी। चैप्टर 15। इतिहास हमेशा जीतने वाले लिखते हैं। इस गुप्त गुफा में अचानक पीछे से किसी की आवाज गूंजी। यहां तक कि फैंग युआन भी अपने गर्दन के पिछले हिस्से के बाल खड़े होते हुए महसूस कर सकता था, उसकी खोपड़ी सुन पड़ गई थी। कोई उसका पीछा कर रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका इन कुछ दिनों में बार बार बाहर जाना लोगों के शक और ध्यान में आ गया था? या फिर ये उसके चाचा द्वारा भेजा गया कोई आदमी था? अपने दिमाग में उसने यूएस रैंक 1 गू मास्टर के बारे में भी सोचा, जिससे वो इनमें मिला था। अस नौजवान का नाम जियांग था। अस छोटे से पाल में उसके दिमाग में अनगिनत विचार और अंदाजे चमके, साथ ही एक समाधान के बारे में भी सोचा। फैंग युआन महसूस कर सकता था कि यूएस छोटे से वाक्य में गहरा कातिलाना इरादा भरा हुआ था। इसने यूज मन हाइमन कुराने पर मजबूर कर दिया। वो अभी सिर्फ रैंक 1 इनिशियल स्टेज पर था, और उसके पास एक विटल गू तक नहीं था। एक गू मास्टर के लिए ये 0 फाइटिंग एबिलिटी के बराबर था। वो कैसे लड़ेगा? बहुत कमजोर, बहुत कमजोर। वो अपने दिमाग में चिल्लाया। तुम पहले ही मेरे सिंगल गेट पॉइजन गू से जहरीला हो चुके हो। मेरे दूसरे गू के बिना, जो इसका तोड़ है, 7 दिनों के बाद तुम मवाद और खून में बदल कर मर जाओगे, आवाज ने उसके पीछे से कहा। फैंग युआन ने अपने दांत पीसे, उसका चेहरा ठंडा था। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें लिकरवर्म चाहिए? मैं तुम्हें दे सकता हूं। वो धीरे धीरे उठा,
उसके कदम सावधानी भरे थे। लेकिन इस पल एक और आवाज आई। ये आवाज डर से भरी हुई थी और कांपते हुए बोली, मैं दे दूंगा, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं, बस मेरी जान बख्श दो, ओ फ्लावर वाइन मॉन्क। एक मिनट रुको, ये तो। फैंग युआन ने भावे सिकोड़ी और अचानक एहसास होने पर मुड़ गया। उसने देखा कि उसके सामने दीवार पर रोशनी और साए बदल रहे हैं और उतर चादव कर रहे हैं। एक तस्वीर उभार रही है। एक पतला और धमकी भरा गू मास्टर एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। उसके सामने एक और गू मास्टर सजदे में लेटा हुआ था। दोनों गू मास्टर्स के आसपास एक ध्वस्त गड्ढा था, पत्थर के टुकड़े और चूरे चारों तरफ बिखरे हुए जो साफ साफ एक अभी अभी खत्म हुई घमासान लड़ाई का दृश्य दिखा रहे थे। उनसे कुछ ही दूरी पर बूढ़े दर्शकों का एक समूह था। उनके चेहरे गुस्से और डर से भरे हुए थे। दृश्य के बीच में विजिगू मास्टर ने अपना सिर ऊपर उठाया और जोर से हंसा। हा हा हा, गू यू का हीरो, इतनी कम उम्र में रैंक 5 तक कल्टिवेट कर लिया। पहले तो मैंने सोचा था कि तुम कुछ चीज हो, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने ना बर्दाश्त होगे। HMPH। हंसने वाले गू मास्टर की एक लंबी और पतली थी। उसने लंबे गुलाबी चुंगे पहने हुए उसकी बड़ी और चौड़ी आस्तीनें हवा के साथ लहरा रही थी। जहां उसके चुंगे गले के पास मिलते वो हिस्सा ढीला और खुला हुआ था, जिससे उसकी मजबूत और गोरी छाती के मसल्स दिख रहे थे। उसका सबसे ध्यान आकर्षित करने वाला हिस्सा उसका गंजा सर था, जो बिना एक भी बाल के चमक रहा था। फ्लावर वाइन मॉन्क। फैंग युआन ने तुरंत इस गू मास्टर की पहचान कर ली। सर, फ्लावर वाइन से अपनी तुलना करूं, मैं तो बस एक पाद हूं। मेरे दिमाग में जरूर कुछ खराबी होगी, जो मैं इतने महान व्यक्ति को नहीं पहचान सका और सिर्फ फ्लावर वाइन को नाराज कर दिया। सर फ्लावर वाइन, कृपया पहले हमारे क्लैन की मेहमान नवाजी को याद रखें और मेरी जान बख्श दें। जमीन पर सजदे में लेटे गू मास्टर कांप रहा था। ठंडे पसीने से लथपथ, आंसू और नाक मिल रहे थे जब वो माफी मांग रहा था। फैंग युआन ने अपनी सिकोड़ी और दोनों को ध्यान से पहचाना। तब एहसास हुआ कि दूसरा गू मास्टर गू यू क्लैन हेड की यूनिफॉर्म पहने हुए था। उसकी शक्ल देखकर साफ था कि ये व्यक्ति चौथी पीढ़ी का क्लैन लीडर था। और जहां तक बूढ़े दर्शकों की बात है, वो शायद यूएस पीढ़ी के क्लैन एल्डर्स थे। ही, मेहमान नवाजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? मैं तो सच्चे दिल से तुमसे व्यापार करने आया था, प्राइमीवल स्टोन्स का इस्तेमाल करके तुम्हारे क्लैन के मून ऑर्किड्स को एक सही कीमत पर खरीदने। ये तुम जिनके मन में बुरे इरादे स्वागत करने और मुझे अंदर ले जाने का ढोंग करते हुए, मुझे अपने भोज में बैठने को कहते हुए, मेरे शराब में एक जहरीला गू मिलाने का इरादा रखते हुए। तुम सबने मुझे बहुत ही हल्का समझ लिया है। मैंने फ्लावर वाइन के नाम से आसमान के नीचे अपनी जिंदगी बनाई है। मैं भला इस तरह से जहरीला कैसे हो सकता हूं? फ्लावर वाइन मोंक ने घुटनों के बाल झुके चौथे पीढ़ी के क्लैन लीडर की तरफ इशारा किया, टांस कसते हुए। अगर तुमने ईमानदारी से सहयोग किया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। आखिर में तुम बस मेरा सर इस्तेमाल करके अपनी प्रतिष्ठा और शोहरत बढ़ाना चाहते थे। तुम मरने के लिए सिर्फ खुद को दोष दे सकते हो। सर, कृपया मेरी इस बेकार सी जान को बख्श दें। चौथे पीढ़ी का क्लैन हेड निराशा में चिल्लाया। उसके घुटने जमीन पर रगड़ रहे थे। वो तेजी से रेंगते हुए फ्लावर वाइन मोंक के पैरों तक पहुंचा और उसकी जान से लिपट गया। सर, मेरे क्लैन के पास एक स्पिरिट स्प्रिंग है जो प्राइमीवल स्टोन्स पैदा करता है। हमने एक जमींदोज गुफा में बड़ी संख्या में मून ऑर्किड्स भी उगाए हैं। मैं आपका इंस्लेवमेंट गू लेने को तैयार हूं और आपका सेवक बनने को तैयार हूं। मेरी जिंदगी और मौत आपके एक इशारे पर होगी। मैं आपकी जीवन भर सेवा करने को तैयार हूं सिर। फैंग युआन चुपचाप देखता रहा, जबकि तस्वीर में दिख रहे कुछ एल्डर्स और भी अनिश्चित दिख रहे थे। फ्लावर वाइन मोंक ने अपनी ऊँट सिकोड़ी। उसका गुस्सा पहले ही शांत हो चुका था। उसकी ऊँट चमकी और उसने कहा, HMPH, एंस्लेवमेंट गू भी हिसाब कीमती है। ये एक रैंक 5 गू है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे पास एक होगा? लेकिन तुम मेरे सिंगल गेट पॉइजन गू से संक्रमित हो चुके हो। सिर्फ मैं ही जहर का इलाज कर सकता हूं, इसलिए मुझे तुम्हारे अनुशासनहीन होने का डर नहीं है। जब ऐसा है, तो तुम्हारे क्लैन को हर हफ्ते मुझे 3000 मून ऑर्किड्स के डंडे देने होंगे और साथ आए 3000 प्राइमीवल स्टोन्स भी। मैं हर थोड़े समय में समा लेने और तुम्हारा जहर ठीक करने आऊंगा। तुम्हारी इस बेकार सी जान को बख्श दूंगा। आपकी दया के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सर। आपकी दया के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सर। चौथे पीढ़ी का क्लैन हेड लगातार रोता रहा, नॉनस्टॉप काउटाव करता रहा। उसका सर लगातार खून से लथपथ हो गया जब वो पहाड़ी चट्टान से टकराया। HMPH, कॉटो करना बैंड करो। मुझे तुम जैसे गिड़गिड़ाने वाले लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है। क्या कहते हैं गू यू जीनियस, शक्तिशाली रैंक 5 फाइटर, तुम अपने नाम के कितने अयोग्य हो। तुम बेहतर है मेरी ठीक से सेवा करो।
ये तुम्हारी जिंदगी का भी सवाल है। फ्लावर वाइन मोंक अचानक चिल्लाया, उसके चेहरे पर एक भयंकर अभिव्यक्ति आ गई। उसने चौथे पीढ़ी के क्लैन हेड को अपने पैर से लात मारी, उसका शरीर डगमगाया। वो घबराहट में कुछ बड़े कदम पीछे हटा, चौथे पीढ़ी के क्लैन हेड पर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारे पास अभी भी गू कैसे है? चौथे पीढ़ी के क्लैन हेड को उसके पेट के गड्ढे पर लात लगी और उसने एक मुंह भर खून थूका। वो बड़ी मेहनत से उठा, उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। है डेमोनिक फैक्शन के लोगों को सजा देने का हक हर किसी को है। इस गू का नाम मून शैडो है, ये छुपने में सबसे बेहतरीन है। भले ही ये सिर्फ रैंक 4 है, लेकिन इसमें प्राइमीवल सी और प्राइमीवल एसेंस के इस्तेमाल को रोकने की क्षमता है। शैतान, तुम और में घमासान लड़ा है, तुम्हारे पास अब ज्यादा गू नहीं बचे हैं, तुम भला मून शैडो गू को कैसे रोक पाओगे? चुपचाप सरेंडर कर दो और मेरे सेवक बन जाओ। जब तक तुम मेरी सेवा करोगे, जब तक मैं खुश ना हो जाऊं, तुम्हारे पास जीने का एक चांस फिर भी रहेगा। फ्लावर वाइन मोंक गुस्से से आग बबूला हो गया और दहाड़ा, भाड़ में जाओ तुम। उसकी आवाज अभी थमी ही थी कि उसका शरीर बिजली की तरह आगे बढ़ा, एक मुक्का चौथे पीढ़ी के क्लैन हेड के दिल पर जा लगा। चौथे पीढ़ी के क्लैन लीडर ने सोचा नहीं था कि फ्लावर वाइन मोंक इतना कट्टर होगा। भले ही उसके प्राइमीवल सी को खतरा था, फ्लावर वाइन मोंक समझौता करने को तैयार नहीं था। एक बड़ी ताकत आई और वो हवा में उड़ गया, उसका शरीर एक फटे हुए बोर की तरह जमीन पर गिरा। थंप! उसने एक बड़ा मुंह भर ताजा खून थूका, लाल द्रव्य में अनगिनत आंतरिक अंगों के टुकड़े मिले हुए थे। पागल हो गए हो क्या? हम ये सब कुछ बातचीत से सुलझा सकते थे। उसने फ्लावर वाइन मोंक को घूरा, उसके होठ बड़ी कोशिश से हिले। उसका वाक्य अधूरा रह गया, उसके पैरों ने साथ छोड़ दिया और उसका सिर एक तरफ झुक गया। वो मर गया। क्लैन हेड, डेमोनिक पाथ के आदमी सब पागल होते हैं। मारो यूज, इस शैतान को मारो। क्लैन लीडर का बदला लो। वो मून शैडो गू से प्रभावित है, वो अब आसानी से अपना प्राइमीवल एसेंस इस्तेमाल नहीं कर सकता, समय के साथ उसका प्राइमीवल एसेंस भी खतरे में पड़ जाएगा। जो एल्डर्स किनारे से देख रहे थे, सब गुस्से में दहाड़े और उस जगह पर टूट पड़े। हा, जो भी मौत ढूंढ रहे हैं, आओ। फ्लावर वाइन मोंक हवा में चिल्लाया। अस पर हमला करते हुए एल्डर्स का सामना करते हुए वो अन पर सिर के बाल टूट पड़ा। एक घमासान लड़ाई शुरू हुई और फ्लावर वाइन मोंक ने जल्दी ही ऊपरी हाथ हासिल कर लिया। बहुत जल्द सभी एल्डर्स जमीन पर गिर पड़े थे, कुछ उनमें से घायल थे और बाकी मर चुके थे। जैसे हाई फ्लावर वाइन मोंक बचे हुए एल्डर्स को खत्म करने वाला था, उसका चेहरा अचानक बदल गया और उसने अपना एक हाथ अपने पेट पर रखा। डैम इट, मैं भविष्य में तुम लोगों से निपटने के लिए वापस आऊंगा, फ्लावर वाइन मोंक ने कहा। उसने कुछ एल्डर्स को घूरा और उसका शरीर बिजली की तरह हिला जब वो पहाड़ी जंगल में भाग गया, पलक झपकते ही बिना किसी निशान के गायब हो गया। चैप्टर 16, जितना ले सकते हो उतना लो। छूने की कोशिश भी की? तुम पहले ही मेरे सिंगल गेट पॉइजन गू से जहरीला हो चुके हो। मेरे दूसरे गू के बिना, जो इसका तोड़ है, 7 दिनों के बाद तुम मवाद और खून में बदल कर मर जाओगे। सर फ्लावर वाइन से अपनी तुलना करूं, मैं तो बस एक पाद हूं। मेरे दिमाग में जरूर कुछ खराबी होगी, जो मैं इतने महान व्यक्ति को नहीं पहचान सका और सिर्फ फ्लावर वाइन को नाराज कर दिया। सर फ्लावर वाइन, कृपया पहले हमारे क्लैन की मेहमान नवाजी को याद रखें और मेरी जान बख्श दें। वो दृश्य दीवार पर दूसरी बार फिर से चला। फैंग युआन शांत रहा। जब वो चलती तस्वीर तीसरी बार दोहराना शुरू हुई, उसने आखिरकार हल्की सी आह भरी और कहा, अच्छा, तो ये बात है। दीवार पर साउंड के साथ एक चलती फिरती तस्वीर छोड़ने का ये तरीका शायद फ्लावर वाइन मोंक का काम था, फोटो ऑडियो गू की मदद से। ये गू तस्वीरों को रिकॉर्ड करके बाद में प्रोजेक्ट कर सकता था। फोटो ऑडियो गू जीने के लिए रोशनी और आवाज पर निर्भर करता था। किसी अनजान कारण से इस गुप्त गुफा से लाल रोशनी निकल रही थी, जबकि उसी समय पत्थर की दरार बहरी दुनिया से जुड़ी हुई थी, इसलिए ये बाहर की आवाजों को पूरी तरह से अलग नहीं करेगी। अभी फैंग युआन अभी भी छोटे झरनों की दहाड़ सुन सकता था, इसलिए फोटो ऑडियो गू इस गुप्त गुफा में जिंदा रहने में सक्षम था। कुछ देर पहले जब फैंग युआन ने मुरझाई हुई बेलों को फाड़ा था, उसने शायद पत्थर की दीवार में छिपे फोटो ऑडियो गू को चौंका दिया था। जब तक कोई बेवकूफ ना हो, सिर्फ अंदाजा लगाने से ही कोई बता सकता था कि ये चलती फिरती इमेज असली थी। उस समय चौथे पीढ़ी के क्लैन हेड ने फ्लावर वाइन मोंक के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गया। लड़ाई में हारने के बाद उसने धोखे से हमला करने की कोशिश की, भले ही इसने बाद वाले को पीछे धकेल दिया, आखिर में उसकी इसी वजह से मौत हो गई। इतिहास का यह हिस्सा शर्मनाक माना जाता था और बचे हुए क्लैन एल्डर्स ने सच्चाई के साथ छेड़छाड़ करने का फैसला किया।
उन्होंने चौथे पीढ़ी के क्लैन हेड और फ्लावर वाइन मॉन्क की भूमिका ऑन को उलट दिया। फ्लावर वाइन मॉन्क वो बन गया जो लड़ाई में हार गया था और धोखे से हमला करने की कोशिश की और बाद में मौके पर ही मर गया। दूसरी तरफ चौथे पीढ़ी के लीडर को न्यायप्रिया और परफेक्ट हीरो बना दिया गया। लेकिन इस कहानी में ही एक बड़ा झोल था। फ्लावर वाइन मॉन्क साफ साफ मौके पर ही मर गया था, तो उसकी लाश गुयू क्लैन के हाथों में होनी चाहिए थी, लेकिन फिर एक और हड्डियों का ढेर क्यों मिला? उसके पिछले जन्म में जिस गू मास्टर ने इसे ढूंढा था, वो शायद चलती फिरती इमेज देखकर डर गया होगा। वो बचे हुए एल्डर्स कब के मर चुके थे, लेकिन फ्लावर वाइन मॉन्क की सच्चाई को वापस आने से रोकने के लिए ये सच शायद क्लैन के टॉप ब्रास द्वारा गुप्त रखा गया था। असगू मास्टर को एहसास हुआ कि अगर उसने अकेले ही खजाना ले लिया तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क होगा। अगर लोग जांच करते और पाते कि वो भविष्य में फ्लावर वाइन मॉन्क से जुदा हुआ था, तो टॉप ब्रास स्वाभाविक रूप से उस मार देते। इसलिए अपना चुनाव करने के बाद उसने इस खजाने को छिपाने की हिम्मत नहीं की, बल्कि टॉप ब्रास को सूचित करने का फैसला किया। ऐसा करने से क्लैन के प्रति उसकी वफादारी साबित हो जाती। उसके बाद के हालत भी दिखाते हैं कि उसने एक समझदारी भरा फैसला किया था। लेकिन भले ही उसने ऐसा किया, इसका मतलब ये नहीं था कि फैंग युआन भी वही करेगा। मैंने इस खजाने को ढूंढने में काफी मुश्किल वक्त गुजारा है, इसलिए मुझे सब कुछ खुद के लिए लेना चाहिए। जो दूसरों के साथ क्यों शेयर करूं? तो क्या हुआ अगर मैं पकड़ा गया? बिना रिस्क उठाए तुम्हें मुनाफा कहां से मिलेगा? वो गू मास्टर तो पूरा फत्तू निकला। फैंग युआन ठंडी मुस्कान के साथ बोला, अब पत्थर की दीवार पर बार बार रिपीट हो रही चलती इमेज की परवाह नहीं कर रहा था। वो मुड़ा और अपना हाथ बढ़ाया, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मुर्दा बेलों और जड़ों को अलग किया। फ्लावर वाइन मॉन्क के अवशेष भी प्रभावित हुए। ये मूल रूप से अखंड था, लेकिन अभी ये कई टुकड़ों में टूट रहा था। फैंग युआन को बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसने रास्ते में आड़े आ रहे एक पैर की हड्डी के टुकड़े को लात मारी और फिर से झुककर अवशेषों में तलाशी करने लगा। सबसे पहले यूज प्राइमेवल स्टोन्स का एक बाग मिला। जब उसने उस खोला तो उस सिर्फ 15 टुकड़े मिले। बुद्धा कंजूस, फैंग युआन ने थूका। फ्लावर वाइन मॉन्क का बाहरी रूप चमकदार दिखता था, लेकिन अचानक उसके पास इतना कम पैसा बचा हुआ था। लेकिन उसने जल्दी ही इसका कारण सोच लिया। फ्लावर वाइन मॉन्क एक घमासान लड़ाई से गुजरा था, उसके ऊपर से वो मूनशैडो गू से भी प्रभावित हो गया था, इसलिए उसने निश्चित रूप से अपने जख्मों को भरने के लिए प्राइमेवल स्टोन्स का इस्तेमाल किया होगा। 15 टुकड़े छोड़ पाना भी असल में बुरा नहीं था। उसके बाद उस कुछ मारे हुए गू के अवशेष मिले। उनमें से ज्यादातर फूल और GHAS की किस्म के और सब पूरी तरह से सूख गए थे। गू भी जीवित प्राणी हैं, इसलिए उन्हें भी जीने के लिए भोजन की जरूरत होती है, और उनमें से ज्यादातर नखरेबाज होते हैं। भले ही घासगू और फूलगू को कम भोजन की जरूरत होती है, लेकिन इस गुप्त गुफा में सूरज की एक किरण तक नहीं थी। और उसके बाद कुछ नहीं था। फ्लावर वाइन मॉन्क चौथे पीढ़ी के क्लैन लीडर के बराबर था। एक घमासान लड़ाई लड़ने के बाद उसने लगभग 10 एल्डर्स के साथ तुरंत लड़ाई की। उसके अपने गू ज्यादातर खर्च हो चुके थे, और इस स्टेज तक जब वो अपने जख्मों को भरने चाहता था, उसने यहां वाइन सैक फ्लावर गू और राइस पाउच ग्रास गू उगाए। फिर भी आखिर में मूनशैडो गू के कारण वो मौत के मुंह में चला गया। 300 साल बाद उसके कब्जे में जो गू थे वो भी मर गए। जो बचे थे वो दीवार पर फोटो ऑडियो गू और लिकरवर्म। यह लिकरवर्म शायद वाइन सैक फ्लावर गू पर निर्भर था और मुश्किल से आज तक जिंदा रहा। लेकिन जैसे जैसे वाइन सैक फ्लावर गू एक एक करके सूखते गए, उसका भोजन स्रोत भी खत्म हो गया। इसने लिकरवर्म को बाहर जाकर जंगली वाइन सैक फ्लावर्स ढूंढने के लिए प्रेरित किया। फिर इस रात वो हरे बांस की शराब की खुशबू से आकर्षित हुआ और फैंग युआन के सामने आ गया। फोटो ऑडियो गू सिर्फ एक बार रिकॉर्ड कर सकता है, क्योंकि ये एक वन टाइम यूज गू है। लगता है लिकरवर्म हाई यहां मेरी सबसे बड़ी कमाई है। कोई वंडर नहीं कि असगू मास्टर ने क्लैन को रिपोर्ट करने का फैसला किया। लगता है इसलिए क्योंकि मुनाफा बहुत कम था और इतने बड़े रिस्क के लायक नहीं था। एक तरह की समझ फैंग युआन के दिल में उठी। उसकी यादों में वो गू मास्टर पहले से हाई रैंक 3 था, जबकि लिकरवर्म सिर्फ एक रैंक 1 गू था। फैंग युआन के लिए ये ज्यादा कीमती था, लेकिन यूएस गू मास्टर के लिए ये लगभग कुछ भी नहीं था। लेकिन ये साफ था कि उसकी रिपोर्ट के कारण क्लैन ने उसे एक बड़ा इनाम दिया। क्या मुझे भी क्लैन को बता देना चाहिए? फैंग युआन ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसने इस विचार को धकेल दिया। फ्लावर वाइन मॉन्क का खजाना सिर्फ लिकरवर्म और प्राइमेवल स्टोन्स हाई लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। सबसे कीमती चीज असल में वो दीवार थी जिसमें फोटो ऑडियो गू छिपा था। दूसरे शब्दों में, ये वो चलती फिरती इमेज थी जो दीवार पर रुकने का नाम नहीं ले रही थी।
इस इमेज को पूरी तरह से दूसरे गांव को बेचा जा सकता था। इस बात पर विश्वास करें कि किंग माओ माउंटेन पर दूसरे दो गांव के टॉप ब्रास इस तरह के सबूत में बहुत रुचि रखते होंगे जो एक क्लैन के विश्वास पर करारा प्रहार कर सके। क्या तुमने क्लैन के प्रति वफादारी और सम्मान की भावना के बारे में कुछ कहा? माफ करना, फैंग युआन के पास उसका एक अंश भी नहीं है। इसके अलावा ये चलती फिरती इमेज कोई ऐसी मजबूत ताकत भी नहीं है जो पूरे क्लैन को नाश कर सके। ये ज्यादा वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचाएगी। क्लैन का उदासीन स्वभाव भी फैंग युआन को महत्व नहीं देगा। यूज अपनी मेहनत पर निर्भर रहना था और कल्टीवेशन रिसोर्सेज ढूंढने द कल्टीवेशन के शुरुआती चरण में उस अपने आसपास की शक्तियों का ज्यादा सहारा लेना था। क्लैन पर भरोसा? हाँ, फैंग युआन ने अपने दिल में तंज कसा, मैं अपने पिछले जन्म की तरह इतना भोला कैसे हो सकता हूं? किसी पर निर्भर मत रहो। इस दुनिया में हर चीज के लिए तुम्हें खुद पर निर्भर रहना होगा। ये सुनिश्चित करने के बाद कि उसने गुफा के हर कोने को लूट लिया है, फैंग युआन ने घर वापस उसी रास्ते से जाना शुरू किया। पानी के दबाव को झेलते हुए और पत्थर से निकलते हुए वो पहाड़ के बाहर लौट आया। इस बड़े पत्थर को पीछे देखते हुए फैंग युआन ने अचानक अपने पिछले जन्म के बारे में सोचा। कहा जाता था कि अवशेष एक जमींदोज गुप्त गुफा में मायल थे। लेकिन ये जगह जमींदोज कैसे थी? ये साफ साफ पहाड़ की दीवार के अंदर थी। कोई हैरानी नहीं कि वो इसे 7 दिनों तक ढूंढ नहीं पाया, भले ही उसने इतनी मेहनत की। लगता है उसके पिछले जन्म में जब क्लैन को इस जगह के बारे में पता चला तो उन्होंने सबसे पहले यूएस दीवार को नाश किया जिस पर इमेज थी, और फिर क्लैन के लोगों को गुमराह करने के लिए झूठ से भरी एक सच्चाई फैलाई। आज रात इस जगह को ढूंढ पाना कुछ हद तक किस्मत के कारण था, कुछ हद तक मेहनत के कारण, और सबसे बड़ा कारण ग्रीन बैम्बू वाइन होगा। यह ग्रीन बैम्बू वाइन सच में बहुत रिच थी। आइस किंग माओ माउंटेन में सबसे बेहतरीन कहा जा सकता है। शायद उसके पिछले जन्म में जब यूएस गू मास्टर ने अपनी प्रेमिका को खो दिया था तो वो जो शराब पी रहा था वो यही शराब थी। लेकिन ये सब अब महत्वपूर्ण नहीं था। फ्लाओ वाइन मॉन्ग का खजाना फैंग युआन द्वारा खोद कर लूट लिया गया था। भले ही आखिर में ये काफी निराशाजनक था, ये तर्कसंगत भी था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि फैंग युआन का मूल लक्ष्य लिकरवर्म उसके हाथों में था, और जिस चीज की उस सबसे ज्यादा जरूरत थी, प्राइमीवल स्टोन्स, वो भी मिल गई थी। आगे मुझे अपने दिल को इनमें छुपकर इस गू को रिफाइन करने में लगाना होगा। जैसे ही मेरे पास एक विटल गू होगा मैं एकेडमी में लौट सकता हूं और एकेडमी डॉर्मेटरीज में रहने के लिए योग्य हो जाऊंगा। मेन क्लैन रिसोर्सेज उधार लेकर कल्टिवेट भी कर सकूंगा। मेन इज इनमें सिर्फ 1 या 2 बार रह सकता हूं। अगर मैं ज्यादा देर रुका तो खर्चा बहुत ज्यादा है। फैंग युआन ने सोचा। उसके कदम कभी रुके नहीं जब वो गांव की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। उसके पास मूल रूप से 2 प्राइमीवल स्टोन्स बचे थे, लेकिन अब उस 15 टुकड़े मिल गए थे, इसलिए कुल 17 टुकड़े हो गए। लेकिन एक गू मास्टर के लिए इतनी कम मात्रा में प्राइमीवल स्टोन्स का कोई मतलब नहीं था। चैप्टर एंड।